आपको BEE-101। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा था, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल। तो आज इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल लेक्चर कि आप AKTU के पेपर के अंदर कैसे गुड मार्क्स लाएंगे, क्या टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अच्छा स्कोर गेन करने के लिए AKTU के कमिंग एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स में। तो चलते हैं फटाफट स्क्रीन में और देखते हैं क्या क्या टिप्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, ये अभी स्कूल लाइफ से एक ट्रांजिशन करके बेसिकली कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन examination system in a school and examination system in a university and especially AKTU. The difference is, जब आप स्कूल में होते हैं तो आप जो है बेसिकली सेमेस्टर सिस्टम नहीं पढ़ते हैं, मींस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम आपका ईयरली बेस में होता है क्लास 12 में। बट जैसे ही आप इंजीनियरिंग में एंटर करते हैं तो आपको सेमेस्टर सिस्टम मिलता है, मींस यू आर हैविंग बेसिकली इन एवरी ईयर you are having 2 semesters are there. Now so the point is, आपको एग्ज़ाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली देने पड़ते हैं, मीन्स you are exposed to a lot of exams, in the form of basically your class tests and your end semester एग्ज़ाम्स। तो आपको काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं एक सेमेस्टर में, और सेमेस्टर सिस्टम में जब आप तैयारी करते हैं तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मीन्स your productivity has to be more. Productivity has to be more. Means you have to study smart. You have to study smart and not hard. You don't have to be a hard worker, okay? You have to be a smart worker. तो आप स्मार्ट वर्कर आप कैसे बनेंगे? देखिए, स्मार्ट वर्कर आप कैसे बनेंगे? जब आपकी स्टडी जो है वो प्लान्ड होगी। यू हैव टू हैव अ प्लान्ड स्टडी। तो आप अगर लेट्स से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलता हूँ कि 6 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं एवरी सेमेस्टर, 6 सब्जेक्ट्स यू आर स्टडिंग एवरी सेमेस्टर, ओके। आपको क्या करना है? आउट ऑफ दिस 6 सब्जेक्ट्स यू हैव टू फिल्टर आउट द क्रिटिकल वंस, ओके। क्रिटिकल वंस का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो 1 नाइट फाइट से क्लियर नहीं हो सकते, मीन्स 1 नाइट फाइट से ये सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं हो सकते। दीज सब्जेक्ट्स यू हैव टू सॉर्ट आउट एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल सो दैट यू कैन स्टडी द क्रिटिकल सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि क्रिटिकल सब्जेक्ट्स must be studied on a daily basis, means आपको एक
टाइम टेबल चॉक आउट करना है अपने लिए, एंड यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उस टाइम टेबल के अंदर हों। क्लियर? तो ये तो आपका पढ़ने का तरीका है। अब होता क्या है, देखो अमूमन ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देते हैं तो नर्वस हो जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू व्हेन यू गेट द क्वेश्चन पेपर, इस पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्लियर? क्वेश्चन पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेट अस सपोज अब AKTU के क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो आपके पास सेक्शन A आपको मिलता है, ठीक, वेयर यू आर हैविंग 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में यू हैव टू इंश्योर, ये सिलेबस, ये पूरे सिलेबस से आपको पूछे जाएंगे। यू हैव टू इंश्योर दैट यू राइट factual content and not beat about the bush। मीन्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में टू मार्क्स के क्वेश्चंस में आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए, आपकी वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए, और आपके जो आंसर्स होने चाहिए उनमें कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूँ व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपको यहाँ पे अपने आंसर में ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके आंसर में म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़रूर आ रहा हो। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बच्चे ट्रांजिशन लेते हैं, जैसे हमारे पास यूपी बोर्ड के बहुत बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है, तो अभी रिसेंट जो नोटिस निकला है AKTU में, उसमें आपको हिंदी में भी मीन्स बाइलिंगुअल आपको बीटेक कराया जा रहा है। यानी आप अपनी जो एक्सटर्नल कॉपी है उसको आप हिंदी में भी भर सकते हैं। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, मेन चीज़ है कि आप टेक्निकल चीज़ को ना छोड़ें। 2 नंबर मार्क्स में आपको नंबर तभी मिलते हैं जब आपके कंटेंट के अंदर टेक्निकल चीज़ हो और आंसर आपके स्पेसिफिक हो और कॉन्क्रीट हो। आपको इनमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं आपके पास सेक्शन B की, तो देखिए सेक्शन B आपको जो है मिलता है AKTU के अंदर, वो बेसिकली ऐसे टाइप क्वेश्चंस का मिलता है। अब ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आप क्या करें, ऐसे टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपने इंश्योर करना है कि जो भी आप आंसर कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसी से रिलेटेड आंसर देना है। बहुत बात ये होता है कि बच्चे जो हैं पूछा कुछ होता है और लिख कुछ और आते हैं। जैसे कि मैंने पूछा आपसे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा। अब आपको इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर ना लिख करके आप क्या लिख के आ जाते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। पहले आपने क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद आपने जो है आंसर देना है। ठीक, तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने जो भी सेक्शन आपको बेस्ट आता है, मीन्स जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप एक तरीके स्नैपशॉट बना लीजिए, व्हाट क्वेश्चंस you should attempt first, what questions you should attempt first। ठीक है, क्योंकि जब आप एक स्नैपशॉट बना लेते हैं कि आपने सबसे पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसके अंदर, इस बास्केट के अंदर आपने वो क्वेश्चंस रखने हैं जो आपको सबसे अच्छे से आते हैं। मीन्स योर ओपनिंग क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखिएगा, ओपनिंग क्वेश्चन मस्ट बी योर बेस्ट आंसर। इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। दिस शुड हैव 0% एरर।
समझ में आया। ओपनिंग क्वेश्चन आपका बिल्कुल इट शुड कम एज ऐसे, इट शुड कम एज अ, इट शुड कम, मैं कहता हूँ इट शुड कम एज अ लाइटनिंग, ये लाइटनिंग की तरह आना चाहिए ओपनिंग क्वेश्चन। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपका ओपनिंग क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा तो एग्ज़ामिनर के अंदर जो भी इवैल्यूएटर है थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट आ जाता है कि इस बच्चे को कुछ नहीं आता। तो ओपनिंग क्वेश्चन आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मीन्स आपने जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो इस फॉर्मेट में करना है कि जो भी बेस्ट क्वेश्चंस है वो आपने एग्ज़ामिनर के सामने सबसे पहले क्या करने हैं, रखने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखी गई है इवैल्यूएशन के दौरान कि जो भी आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे टाइप या लॉन्ग रेंज क्वेश्चंस, लॉन्ग रेंज क्वेश्चंस, इनमें आप डायग्राम ज़रूर बना के आइए। डायग्राम ड्राइंग इज़ वेरी एसेंशियल, समझ में आया। और इस डायग्राम को आप ब्लैक पेन से बनाइए, ब्लैक पेन से बनाइए। ठीक है। और मेक इट वेरी वेरी बिग, लार्ज बनाइए। देखिए कॉपी की कमी नहीं है, लार्ज बनाइए। और इट शुड बी विजिबल, विजिबिलिटी उसकी सही होनी चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, मार्किंग उसमें होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि डायग्राम जो है इट इज़ स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। जो भी अगर वो डायग्राम बना दिया है तो एक तरीके के समझ में आ जाता है कि आपको ये चीज़ आती है। ठीक है। डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम कहते हैं इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब डायग्राम बनाने के बाद आपने जब लिखना है उसके अंदर तो आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए, स्टार डाल के ऐसे करके लिखिए। डोंट राइट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जस्ट टेक आउट द सेलियंट पॉइंट्स, यू हैव टू जस्ट इंक्लूड द सेलियंट पॉइंट्स, जिनमें कि जितने भी उस टॉपिक के कीवर्ड्स हैं वो सारे ही आपके कैप्चर हो जाए। समझ में आया। तो सेलियंट पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं, आंसर आपके पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए। ठीक। अब क्योंकि आपको पता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, देखिए मैंने देखा है इवैल्यूएशन में बहुत चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए मेरी अप्रोच है कि अगर आपने कोई न्यूमेरिकल करा हुआ है, ठीक, तब तो आप उसे अटेम्प्ट करिए। बट इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ न्यूमेरिकल विच यू हैव नॉट अटेम्प्टेड बिफोर, और आपके पास ऑप्शन में थ्योरी आती है, ऑप्शन में आपके पास थ्योरी है, तो आप थ्योरी के लिए जाइए। एक नए न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना रिस्की है, समझ में आया। बट अगर आपको थ्योरी आती है, उसके ऑप्शन में आपको थ्योरी मिल रही है और थ्योरी आपको थोड़ी बहुत आती है, तो आप थ्योरी करके आइए, न्यूमेरिकल को वेटेज मत दीजिए। न्यूमेरिकल्स को आपने तभी अटेम्प्ट करना है, ओनली अटेम्प्ट इफ़ यू आर डेड श्योर, इफ़ यू आर डेड श्योर कि आप उसको कर जाएंगे। अदरवाइज़ इफ़ यू आर वेवरिंग, if you are wavering then don't attempt it, clear, then don't attempt। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो ज़्यादा मार्क्स आपको फेच करता है। ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स में मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं जब अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा प्रोसेस समझा देते हैं, लास्ट में भूल जाते हैं, वो होती है आंसर लिखना। तो आंसर आपने ज़रूर लिखना है न्यूमेरिकल का, आंसर जो भी आया, मतलब आपने आंसर 12 निकाला तो 12 लेट्स से वोल्ट ये आंसर आया आपका। इस आंसर को आप लिखने के बाद ऐसे करके जो है ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए। ठीक है। अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए राइटिंग आपको जो रखनी है अपनी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, योर राइटिंग हैज़ टू बी, राइटिंग मस्ट बी लेजिबल। इलेजिबल राइटिंग नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं लिखना है, स्पष्ट लिखना है। समझ में आ गया। क्योंकि पेजेस बहुत होते हैं आपके पास, स्पष्ट लिखना है। और एक चीज़, मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना है कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक।
पार्ट ए, जो भी पार्ट है उसके बाद आप लिखिए उसके बारे में जो भी आपने लिखना है। और जब पार्ट ए ख़त्म हो जाता है तो आप एक तरीके का इस तरीके का एक साइन बना दीजिए, जिससे आपके इवैल्यूएटर को पता लगे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1A जो है ख़त्म कर लिया है। और अब आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, इसको आप नेक्स्ट पेज में करिए ताकि इवैल्यूएटर को जगह मिले नंबर रखने की। समझ आया? आपके क्वेश्चंसों में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, मींस ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो आप इवैल्यूएटर को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में आ रहा है, इस पर भी आप लिखिए जो भी आपने लिखना है। उसके बाद ख़त्म होने के बाद इसको भी ऐसे दिखा दीजिए कि क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। ठीक, तो ये चीज़ आपने देखनी है। जितने भी लॉन्ग रेंज क्वेश्चन हैं उनमें मैक्सिमम डायग्राम बनाने हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, फिर जो थोड़े अच्छे से आते हैं उनको बाद में, और जो बिल्कुल बेकार है उनको लास्ट में रखना है। ऐसा ना हो कि आप बेकार क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं क्या करते हैं, जो क्वेश्चन सबसे बेकार होते हैं उन्हें ही पहले इवैल्यूएटर के सामने रख देते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया, वो रॉन्ग कर दिया, उसके बाद एक थ्योरी अटेम्प्ट कर ली, वो बेकार आधी अधूरी आती है, उसे रख दिया, उसके बाद कोई और थ्योरी कर ली। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक बार आप 3 बार डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद 5 मिनट में आप एक स्ट्रेटजी बनाइए कि आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और कोशिश ये करिए कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 1 के क्वेश्चन नंबर लेट्स से 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 में जो भी पार्ट कर रहे हैं उसको क्लियर लिखें। इतना छोटा ना लिखें कि 2A, अभी ए बहुत छोटा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। और एक चीज़ आप चेक कर लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन नंबर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो आप मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर के साथ। अमूमन ये देखा गया है कि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर की गलत नंबरिंग कर देता है। जैसे करता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, लिख देता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, तो इवैल्यूएटर में क्या होता है, कॉपी चेकिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपने बिल्कुल क्लियर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसका नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन पेपर में क्या है, वही नॉमेनक्लेचर आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। उसमें कोई भी वेरिएंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी कर रहे हैं और आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। समझ आया? तो जो चीज़ जैसी क्वेश्चन पेपर में दी हुई है वैसी आपने अज्यूम करनी है। क्लियर है? तो ये चीज़ें जो हैं आपको इंश्योर रखनी है जब भी आप एग्ज़ाम्स देते हैं। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। मीन्स आपको बीच बीच में टाइम भी देखते रहना चाहिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर सकें। अगर कोई न्यूमेरिकल आपसे 1 शॉट में नहीं निकलता है, मान लीजिए आपने कर लिया, आपका आंसर नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए उस न्यूमेरिकल को। आप नेक्स्ट पार्ट में चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस न्यूमेरिकल को आप बाद में आइए अटेम्प्ट करने के लिए जब आपके पास टाइम बचे। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, जो भी क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं उनको आप पहले रखिए, पहले अटेम्प्ट करिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बने। क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, नर्वस हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप जो है रिकॉल नहीं कर पाते। इसलिए क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद 3 बार आप डीप ब्रीदिंग करिए, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाइए जिस स्ट्रैटेजी में आपको डीप ब्रीदिंग, ठीक है, उसके बाद 3 टाइम्स, उसके बाद फट से एक स्ट्रैटेजी 5 मिनट्स में, स्ट्रैटेजी ऑफ अटैकिंग क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जो भी आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपने वेटेज देना है। और उसके बाद थर्ड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि लास्ट 5 मिनट्स का क्रॉस चेक बहुत ज़रूरी है। इस क्रॉस चेक में आपने देखना है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि क्वेश्चंस की जो नेमिंग है सही से करिए नहीं करिए, क्वेश्चंस की नेमिंग करेक्ट है या नहीं है। यानी
ऐसा ना हो जैसे मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, पार्ट ए लिख रहे हैं और है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, तो उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, गलत हो जाएगा आंसर आपका। समझ में आया? तो ये चीज़ आपने देखनी है। तो इसको अब आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आपको जो है कंटिन्यू चेक कराएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि होगा बेसिकली एफिशिएंसी के ऊपर। टिल देन हैप्पी लर्निंग। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।